चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके कुछ बचे हुए एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हमने 3 एक्ट पढ़ लिए। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया। रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 1773, उससे जस्ट 11 ईयर्स लेटर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट आने के 2 साल बाद जो वॉरेन हेस्टिंग था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको हटा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवेलिस को बना दिया जाता। ठीक है। 84 के बाद 1793 में आता है आपका चार्टर एक्ट 1793। ये जो चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट में क्या क्या होता है, बोर्ड मेंबर्स को, चार्टर एक्ट में क्या क्या होता है, बोर्ड मेंबर्स की सैलरी को बोले इंडिया के रेवेन्यू से सैलरी दो। ठीक है ना, तो ये करेक्शन कर दिए जाते हैं। ठीक, ये 3 एक्ट हमने पढ़ लिए थे। ये एक्ट किसके हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो हुआ वो कुछ एक्ट उस ड्यूरेशन में कंपनी के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पास करे। ठीक है, अब पास करें तो पहला एक्ट था आपका 1773 जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 11 ईयर्स लेटर 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1793 में एक और एक्ट आया जिसको कहा गया चार्टर एक्ट। ये 3 एक्ट हमने पढ़ लिए, 3 एक्ट और हम पढ़ेंगे। अगला एक्ट होता है 1813 में जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या होता है तो देखिए, हर बार हम लोग देखते आ रहे हैं 73 से 93 20 ईयर्स के लिए जो ट्रेडिंग राइट थे कंपनी के वो बढ़ा दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कंपनी ब्रिटिश की थी, ओरिजिनेशन ब्रिटिश का था, तो ब्रिटिश के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी को काम करना था। अब कंपनी ने 20 ईयर्स के राइट्स यहाँ से लेके फिर 1813 में वापस से 20 ईयर्स के लिए राइट्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो क्या हुआ था इस एक्ट के अंदर तो देखते हैं। फर्स्ट वन, मोनोपोली अबोलिश्ड। चलो यहाँ पे ट्रेडिंग मोनोपोली अबोलिश कर दी। कब, 1813 में जो ट्रेडिंग राइट्स चल रहे थे, आप पूरे इंडिया में ट्रेड करिए, चाइना में ट्रेड करिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई दूसरी कंपनी आपके पास आएगी नहीं। भाई मोनोपोली का मतलब होता है जो बिज़नेस आप लोग कर रहे हैं उस सेम बिज़नेस को करने के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी, उसको कहा जाता है मोनोपोली। तो हर 20 ईयर्स के लिए मोनोपोली मिलती जा रही थी। किसको, कंपनी को। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन दे रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन अब चार्टर एक्ट 1813 जो आता है उसमें ट्रेडिंग मोनोपोली को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, 2 राइट्स से छोड़ती है कंपनी के पास सरकार। 2 राइट्स कौन कौन से, आप इंडिया में टी का ट्रेडिंग कर सकते हो, ओनली फॉर टी। बाकी जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे थे, जो भी बिज़नेस आप लोग कर रहे थे, वो सब का सब अबॉलिश कर दिया जाता है। अब आप किसी भी टाइप से बिजनेस नहीं कर सकते, ओनली 2 बिजनेस कर सकते। एक था आपका, आप टी पर ट्रेड कर सकते हो। दूसरा था आप चाइना के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। आप इंडिया में हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में चल रहा है, आप चाहें तो चाइना के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसको बंद करो, अब करेगा, अभी चला देंगे। एंड टी, इंडिया में आप टी के लिए, टी के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो ये टी से आप लोग याद रखेंगे, टी एंड ट्रेड विद चाइना। किस में कहा गया, चार्टर एक्ट 1813 में क्या कहा गया कि आपके पूरे राइट्स हम ख़त्म करते हैं, अब आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन 2 अधिकार अभी भी देते हैं हम तुम्हें। कौन कौन से, आप ट्रेडिंग कर सकते हो टी पर और चाइना के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो। और क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में मिशनरीज़ को परमिशन दे दी, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, कि ठीक है आप इंडिया जा सकते हो। क्रिश्चियन मिशनरीज, देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज जो रही, माना कि एजुकेशन के लिए बहुत काम किया पूरी दुनिया में, खूब लोगों को पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ किया, समाज सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया। उसके पीछे उन लोगों का, क्रिश्चियन मिशनरीज़ का एक एम रहा कि वो कोशिश की उन्होंने अपने रिलीजन को एक्सपेंड करने की, लोगों को समझाया, लोगों को लालच दिया, लोगों को अट्रैक्ट किया कि हमारे रिलीजन में आके जुड़ें। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ पूरी दुनिया में अपने रिलीजन का प्रचार करने के लिए जाने जाती। वो एक अलग बात है कि इनका बहुत अच्छा काम है कि एजुकेशन को क्या करते हैं, ये लोग फैलाते हैं, एजुकेशन देते हैं खुल के, उसके पीछे अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि धर्म को बढ़ावा देते हैं, किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं करते वो लोग।
आराम से आपको समझाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, हम आपको नौकरी की व्यवस्था कराते हैं, हम आपको रहने की व्यवस्था करते हैं, आप क्रिश्चियन रिलीजन में आ सकते हैं। आपको समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, आ जाइए। प्रेशर नहीं डालते, ठीक है, तलवार रखी बगल में, बोले चलो कबूल करता है कि नहीं, तोहफा कबूल है कि नहीं, बोले नहीं है, अलग कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो वॉयलेंस के तरीके से वो लोग अपने रिलीजन को आगे नहीं बढ़ाते थे, समझा बुझा के अट्रैक्ट करके आप कराते हैं, तो हम आपको कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ की व्यवस्था करा देंगे, नौकरी की व्यवस्था करा देंगे, हम आपको घर की व्यवस्था करा देंगे, इस तरीके से आपको अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस रूल में 1813 में कहा गया एक्ट में कि जो मिशनरीज़ हैं वो इंडिया जा सकती हैं। तो मिशनरीज इंडिया आना स्टार्ट हुई 1813 से। पूछेगा क्वेश्चन कि मिशनरीज इंडिया कब आना स्टार्ट हुई, 1813। मिशनरीज को 1 लाख रुपीज़ दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपये भी दिया कि एक काम करो, आप जो इंडिया के कुछ बच्चे हैं, देहाती लोग हैं, उनको आप पढ़ाइए, एजुकेशन स्प्रेड करो। बाकी आप रिलीजन को स्प्रेड करोगे वो तो आपको करना ही है, हम नहीं भी कहेंगे तो भी आपको करना है, लेकिन आपको 1 लाख रुपीज़ ब्रिटेन की गवर्नमेंट देती है, उससे आप जाके इंडिया में कुछ एजुकेशन का काम करो। ये इतने चीज़ें रखी गई किसमें, 1813 चार्टर एक्ट 1813। क्या क्या रखा गया, मोनोपोली को पूरी तरीके से कंपनी की अबॉलिश कर दिया था। ओनली 2 राइट से छोड़े थे कि आप टी पे ट्रेड कर सकते हो और आप चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया आने के लिए इनवाइट कर दिया गया था कि इंडिया क्रिश्चियन मिशनरीज आ सकती हैं, और फिर आई, और जिनमें से 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट देती है मिशनरीज़ को। इतना हमने याद रखना है किसमें, चार्टर एक्ट 1813 में। इसके बाद फिर जस्ट 20 ईयर्स लेटर ये जो चार्टर एक्ट आएंगे 20-20 साल के गैप से आएंगे, ध्यान रखेंगे। डेट आपको याद ज़्यादा नहीं करनी है, आपको डेट याद रखनी है केवल रेगुलेटिंग एक्ट की 1773। इससे 20 साल बाद आता है चार्टर एक्ट, फर्स्ट चार्टर एक्ट। यहाँ पिट्स को छोड़ दो, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसको छोड़ के 1783 के बाद 93, फिर 1813, और फिर आता है 1833, और फिर आता है 1853। ये 20-20 साल के गैप से आ रहे हैं, तो ये आप याद रखोगे। 1813 ये चार्टर एक्ट 1813। अब आता है चार्टर एक्ट 33, ये वाला चार्टर एक्ट 33। इसमें क्या होता है, तो यहाँ हमने चार्टर एक्ट 1813 में देखा कि उसके राइट्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, 2 राइट छोड़े। लेकिन अब चार्टर एक्ट 1833 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ EIC को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। मतलब क्या इसका, कि जो ESIC के एडमिनिस्ट्रेशन देश में चल रहा था, 4 कमिश्नरीज थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। इनमें से जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, बंगाल का। अभी गवर्नर जनरल कौन चल रहा था, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ठीक है ना। विलियम बेंटिक था, बेंटिक नहीं, क्या नाम था, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग था। हेस्टिंग को 1786 में हटाया गया था, 1786 में हटाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को, आया था लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ठीक है। इस 1833 में एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। सेंट्रलाइज का मतलब है कि अब देश में पूरी तरह तक, पूरे एरिया में जहाँ जहाँ तक EIC का शासन होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इस तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। अब सेंट्रलाइज कर दिया तो एक कोई सेंट्रल अधिकारी होगा, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अभी तक हुआ करता था, इस 1833 के एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पूरे इंडिया का जनरल बना दिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज कॉल्ड नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला काम क्या किया गया, ट्रेडिंग राइट्स कंप्लीटली खत्म कर दिए गए। अभी टी और चाइना के साथ ट्रेड का राइट्स बचाया था,
अब वो राइट्स इसमें आके वो भी ख़त्म कर दिए, बोले अब तुम कोई काम के नहीं हो, बस आप एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो 20 ईयर्स तक। तो कंपनी के हाथ में ओनली एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ा, ओनली एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 20 ईयर्स। 1833 में राइट्स पूरी तरीके से ख़त्म, ट्रेडिंग के क्या बचा, आप जो आपकी कंपनी है उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो। अब कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती, इतना यहाँ पे कह दिया गया। देखिए सरकार ब्रिटेन की चाहती थी कि इस कंपनी को रोका जाए, और कंपनी को रोकने के लिए ही पूरी की पूरी पटकथा रखी गई। धीरे धीरे कंपनी को पूरी तरीके से सरकार को ऑक्यूपाई करना था। तो चार्टर एक्ट लाते थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाते सोच के देखो, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, कंपनी के अपने 3 गवर्नर थे, उनमें से एक अपना गवर्नर बिठा दिया, बंगाल वाले को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दी। अब वो रिपोर्ट करता था किसको, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। रेस्ट्रिक्शन लगना शुरू हुई, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट के ऊपर एक और सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठा दिया 6 लोगों का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका था, सरकार का था। अब सरकार को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरी डिटेल देने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बाद में फिर आता है चार्टर एक्ट 1793 में, और रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, बोल दिया जाता है कि जो उसकी जो सैलरी है वो आप इंडिया से देने लगो। फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग राइट्स को दबाया जाता है, ठीक है ना। और बोर्ड मेंबर्स जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ना 24 लोग, उनमें से 24 में से 6 को हटा दिया जाता। कब ये हटा दिया, आगे वाले एक्ट में हटाएंगे अभी अपन। यहाँ पे क्या करा, ट्रेडिंग राइट्स पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए, अकेला एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ा। अब आगे एडमिनिस्ट्रेशन भी छीन लेंगे और कंपनी हो जाएगी पूरी सरकारी। अभी तक जो प्राइवेट कंपनी चल रही थी अब हो जाएगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और जैसे ही कंपनी गवर्नमेंट होगी फिर आपका स्टार्ट होगा क्राउन रूल, क्योंकि कंपनी को कौन चलाएगा, क्राउन, मतलब इंग्लैंड का प्रिंस। हालांकि वहाँ क्वीन थी उस टाइम पे एलिजाबेथ, तो क्वीन चलाएगी। चलिए, तो यहाँ चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउ किया गया ओनली 20 साल के लिए, बाकी ट्रेडिंग राइट पूरे छीन लिए गए। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। कौन था पहला, विलियम बेंटिक। और क्या हुआ, 1835 इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया इंडिया के अंदर। पहले फारसी चलती थी, फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंडिया की, इंग्लिश के पहले कौन सी, फारसी लैंग्वेज। हालांकि हिंदी में कई सारे शब्द अरबी फारसी के मिलते हैं, तो अरबी और फारसी, अरबी थी कि फारसी थी, दो में से कोई एक था। 1835 में फिर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया इंडिया की, 1835। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इंग्लिश वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया व्हेन। तो इन 1835 इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, आप ध्यान रखेंगे। इतने काम हुए चार्टर एक्ट 1833 में। एक और चार्टर एक्ट बचता है 53 वाला। इस 53 के बाद अब चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, अब सीधा आएगा क्राउन रूल। तो 1853 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 थे कंपनी के, उन 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 6 को टर्मिनेट कर दिया गया, बचे 18। अब 18 डायरेक्टर बचे। धीरे धीरे पावर को ख़त्म करती जा रही कंपनी के, सरकार धीरे धीरे पावर रिड्यूस करती जा रही है। तो चार्टर एक्ट 1853, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टर्मिनेटेड आउट ऑफ 24, बचे कितने फिर 18। ESEICS इंडियन सिविल सर्विस कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 21 अप्रैल 1793, 17 ICS इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट कर दी थी। अब उसका रिटन एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना स्टार्ट होगा। इस एक्ट में कह दिया गया 1853 से कि काम करो, ICS का रिटन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और ब्रिटेन के अंदर कराएंगे। लंदन में इसका एग्जाम होगा। दुनियादारी से, इंडिया से, ब्रिटेन से जिसको भी ICS का एग्जाम देना हो, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम देना होगा, वो ब्रिटेन आएगा, इंग्लैंड आएगा, एग्जाम देगा और जाएगा। इतनी बातें कहेगी। तो 1853
और 1853 से लेके 1922 तक रिटर्न एग्जाम हुए इसके ICS के। 1922 फर्स्ट ICS का एग्जाम किसने क्रॉस किया? इंडिया के फर्स्ट इंडियन ने जिसने क्रॉस किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो फर्स्ट इंडियन हु क्रॉस्ड ICS इन ब्रिटेन कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इतनी बातें क्लियर हैं। इससे जुड़ी हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं। इसी ICS को सुभाष चंद्र बोस ने भी क्रॉस किया था। सुभाष चंद्र बोस ICS का एग्ज़ाम देने के लिए जितने भी इंडियन ब्रिटेन जाया करते थे, ब्रिटेन की पूरी कोशिश होती थी कि कोई इंडियन ICS का एग्ज़ाम पास ना कर पाए। एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता था, पूरी कोशिश होती थी कि कोई भी इंडियन ICS का एग्ज़ाम पास ना कर पाए, ये उनकी कोशिश होती थी। सुभाष चंद्र बोस जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के सामने उसके पहले जो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं उनमें से एक बोर्ड ऑफ मेंबर से पूछता है, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातें बहुत सुनी है, इसको इस एग्ज़ाम का इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए कैसे रोका जा सकता है? बोले ऐसी क्या चीज़ है जो बॉस नहीं कर सकता? जो बोर्ड ऑफ मेंबर थे ICS के इंटरव्यू कंडक्ट कराने वाले, उनका जो हेड था उसने अपने सहयोगियों से पूछा, बोले एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम है जिसको हम सुभाष चंद्र बोस से नहीं करा सकते, मतलब उसको फंसा सकते क्वेश्चन में? बोले साहब वो सब कर सकता है, सुभाष चंद्र बोस सब कर सकता है, आपके इंटरव्यू में रुकने वाला नहीं है, आप कोई से क्वेश्चन पूछो जवाब देगा वो। बोले ठीक है। सुभाष चंद्र बोस सामने जब टेबल पर जाते हैं तो जो एग्जामिनर होता ना, इंटरव्यूअर, वो एक रिंग रख देता है टेबल पे निकाल के। बोलते बॉस आपको इस रिंग में से निकल के दिखाना है, निकल पाओगे? अब बेवकूफ़ी के क्वेश्चन के जवाब भी बेवकूफ़ी भरे होते हैं। जैसे कहा जाए कि कांच के गिलास को ऐसा छोड़ो नीचे, कितने टुकड़े होंगे? छोड़ दिया, गिन लो कितने टुकड़े होंगे। तो क्वेश्चन जब बेवकूफ़ी भरा होगा तो जवाब भी बेवकूफ़ी भरा मिलेगा। तो जो रिंग उसने रख दी थी कि बॉस एक काम करो, इस रिंग में से निकल के दिखाओगे, निकल पाओगे? निकलना है? बोले ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। एक कागज़ की पर्ची निकाली, नाम लिखा सुभाष चंद्र बोस, पुंगी बनाई, रिंग में से डाल दी, लो साहब निकल गए। तो बोला ठीक है, बॉस का कुछ नहीं कर सकते, इसको क्वालिफाई करो। और बॉस भी ICS का क्वालिफायर मेंबर होता है इंडिया का। आई बात समझ में? तो फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है कि फर्स्ट किस इंडियन ने क्रॉस किया था? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ तक आपको यह याद रखना है। आपके कितने एक्ट हैं? पूरे 6 एक्ट हमने पढ़ लिए। अब यहाँ से आपका कंपनी रूल ख़त्म होता है, अब स्टार्ट होगा हमारा क्राउन रूल। और क्राउन रूल में क्या क्या होगा वो हम क्राउन रूल में देखेंगे। यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छे से तैयार करके रखो, सारे क्वेश्चंस निकाल लो। इनके पहले के भी 2 वीडियो बने हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का ये 3rd वीडियो है ना। 2 वीडियो बन गए, वो उसकी टाइमलाइन पे आराम से दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और मैं चिपका दूंगा, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक की?